नमस्ते। अ, आज का ये वीडियो मैं उन व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो इमर्जिंग हिंदी सीखना चाहते हैं। और इमर्जिंग हिंदी का मतलब ये हो गया कि जो आज की बोलचाल की हिंदी भाषा है उसमें कौन से नए शब्द यूज़ करते हैं, आज की यंग जनरेशन बॉलीवुड में कौन से शब्द नए यूज़ करते हैं, स्लैंग वर्ड कौन से हैं। और कहने का मतलब कि जहाँ जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उस परिवेश में कौन कौन से नए शब्द हैं, तो हम बिल्कुल एकदम से नेचुरल बात करेंगे। मेरे साथ एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो आज इनसे हम ये जानेंगे कि इनका डेली का रूटीन क्या है, ताकि जब ये रिप्लाई करें या जवाब दें तो आपको ये पता पड़े कि दो हिंदी स्पीकर नेचुरल वे में स्पोकन हिंदी में कैसे बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और साथ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए टीचर फॉर लर्निंग इंटेंसिव और इमर्जिंग हिंदी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है। कंडीशन इज दैट इफ समवन इज इंटरमीडिएट लेवल, ही और शी कैन ज्वाइन अस। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं इनका पहले परिचय दे देता हूँ। इनका नाम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपकला है हाँ। और मैं महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत। जयपुर में है। जी, अच्छा, जयपुर। ठीक है। तो आ, आपका दिल्ली का रूटीन कहाँ से कितने बजे से स्टार्ट होता है? मेरा वैसे तो हमारी ड्यूटी है वो रोटेशन में जैसे रहती ड्यूटी, है। रोटेशन, और डायरेक्ट आप ड्यूटी से बात मत करिए कि मान हाँ, लीजिए घर से आप कब रवाना होती हैं, उससे पहले क्या करना पड़ता है? जैसे सुबह मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है और उठ के थोड़ा मतलब खुद का मॉर्निंग का काम करके फिर मेरे को बच्चों के लिए अपने पति के लिए उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और खुद के लिए भी खाना बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद में मैं रेडी होके ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। अच्छा। तो तो मैं 7 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाती हूँ मॉर्निंग ड्यूटी में। हम्म, और 7:30 बजे हमें वहाँ पहुँच के अटेंडेंस देनी होती है। यदि हम लेट हो गए तो हमारा फिर सेल लग जाती है। अच्छा। तो तो इसलिए मैं टाइमली जाती हूँ। अ, कितना दूर है आपका हॉस्पिटल? यहाँ से करीब तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की 12 दूरी से है। 13 हाँ। किलोमीटर। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? जी, मेरा खुद का नहीं, मैं खुद का मेरा स्कूटर है। अच्छा, स्कूटर से आप वहाँ हाँ। जाती हैं। तो रास्ते में अच्छा ट्रैफिक मिलता होगा आपको? सुबह मॉर्निंग में कम रहता है लेकिन फिर भी सिटी में रहता है। ट्रैफिक तो रहता है। बारिश के दिनों में थोड़ी सड़कें भी खराब हो रही हैं हम्म। तो थोड़ा तकलीफ तो होती है लेकिन क्या, जाना पड़ता है। अच्छा, 7 बजे, कितने बजे बताया आपने आपकी अटेंडेंस कितने बजे लगती है? हमारे 7:30 बजे से साढ़े, 7:45 के बीच में। हाँ। और उसके बाद में हमारा क्या सिस्टम है अटेंडेंस का? सिस्टम उसमें हमें फेस दिखाना पड़ता है। अच्छा, फेस रिकग्निशन हाँ। से आपकी और अटेंडेंस यदि होती फेस नहीं लग रहा, कई बार नहीं लगता है है? तो हमें फिर अंगूठे से भी होता है। अच्छा, थंब इम्प्रेशन से भी थंब होता वाला, है। हाँ। ओके। तो अब हमें आप ये बताइए कि आपका हॉस्पिटल कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी, है या? हमारा गायनिक डिपार्टमेंट है। अच्छा, गायनिक हाँ, डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे तो ओनली गायनिक वाले पेशेंट ही आती होंगी, बिल्कुल लेडीज? गायनिक वाले पेशेंट ही आते हैं। ओके। हाँ। तो अ, क्या स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल की? मतलब कि एक छोटा हॉस्पिटल है या बड़ा नहीं, हो? बड़ा हॉस्पिटल है। कम बड़ा से हो, कम 500 बेड। 500 बेड? हाँ। तो फिर तो काम का भी प्रेशर ज़्यादा रहता होगा। हाँ, काम का प्रेशर रहता है। तो किस तरह से हैंडल करते हो? क्या अ, ड्यूटी में स्टाफ में कितने लोगों की एक साथ ड्यूटी लगती है? हाँ, स्टाफ में जैसे 5-6 स्टाफ हम होते हैं। नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, हमारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी होते हैं 2। हाँ। और वार्ड वार्ड लेडी होती हैं 2। सुपरवाई होती है। ऐसे करके कम से कम 10-12 स्टाफ होते एक वार्ड में 10-12 का हैं या। स्टाफ? हाँ। ओके। मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, इवनिंग नाइट में थोड़ा कम होता अच्छा। तो अ, इस हॉस्पिटल में जो
पेशेंट आती हैं हम्म। उनका एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, उस पे थोड़ा सा बताइए आप। जैसे रूटीनली जो आती हैं वो तो एएनसी के थ्रू आती हैं। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है हम्म। वो तो एएनसी ओपीडी के थ्रू मतलब नॉर्मल दिखा के वैसे आ जाती हैं एडमिशन करा के। यदि उनका एडमिट करने का होता है तो कर लेते हैं, वरना उनको वापस कर भेज देते हैं। अच्छा। और जैसे कई डिलीवरी होने वाले जो केस होते हैं रेफर होके आते हैं, उनकी थोड़ी वो रहती है, उनको ओपीडी के थ्रू इमरजेंसी में हमें एडमिट करना पड़ता है। हम्म। फिर उनको एडमिट करने के बाद में उनकी पूरी जांचें की जाती हैं, फिर पता चलता है कि भाई ये रिस्क फैक्टर में है, ये क्या है, ब्लड की आवश्यकता है, तो उसके लिए ब्लड किया अरेंजमेंट किया जाता है और तुरंत उसको ओटी में शिफ्ट किया तो जो अगर कोई रेफर होके आता है वो पहले वो भी ओपीडी में आती है। जाता है। बिल्कुल ओपीडी के थ्रू ही जाता है पेशेंट। पहले वो ओपीडी में आएगी, फिर हाँ वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हाँ होगा, हाँ उसके बाद उसको कंसर्न वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ हाँ सम इमरजेंसी वार्ड में। हाँ अच्छा, इमरजेंसी में जाएगी। इमरजेंसी में वार्ड में शिफ्ट किया जाता ओके, है। तो मान लीजिए कि कोई लेडीज पेशेंट आती है, ओपीडी रेफर होके ओपीडी में आई, हम्म। फिर उसका थोड़ी बहुत जांच वांच हुई वहाँ पे, हाँ जांच वांच होती और है। वो डॉक्टर रेफर करेगा उसको एडमिट के लिए, हाँ एडमिट के लिए या तुरंत ओटी के लिए भी होता है कई। इमरजेंसी के लिए हाँ भेजा जाता इमरजेंसी ओटी में भी है। भेजा ओके जाता है कई ओके, बार। तो या वो नॉर्मल होती है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तुरंत भेजा अच्छा, जाता है। नॉर्मल डिलीवरी दो टाइप मतलब की जो होती है, एकदम डिलीवरी के नज़दीक होती है उनके इमरजेंसी में भेजा उनकी जाता इमरजेंसी की जाती है। ओके। है। या फिर एक चीज़ और है, जैसे डिलीवरी होने के बाद में जब कई पीरियड्स होता है, ब्लडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें पेशेंट के ब्लड की कमी होके एनीमिक होके कोमा में जाने के चांस रहते हैं, या कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। हम्म। तो ऐसे पेशेंटों को फिर तुरंत किया जाता है, अच्छा, उनके ब्लड की व्यवस्था की जाती है और उनको। तो एक बार पेशेंट ओपीडी के थ्रू हम्म, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर हाँ उसने एडमिशन ले लिया हाँ हाँ इमरजेंसी में, हाँ उसके बाद का प्रोसेस और बताइए। वो एडमिट। वो जनरल वार्ड में कब पहुंचती अच्छा जनरल वार्ड में जैसे नॉर्मल, जैसे या तो नॉर्मल उसके डिलीवरी हो गई है। या फिर एलएससीएस हुई है। हम्म। और यदि एलएससीएस और नॉर्मल डिलीवरी यदि उनके कोई मतलब कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एलएससीएस मतलब होता और है ये, सिजेरियन से बच्चा हाँ ये एलएससीएस। मेडिकल टर्म है। हाँ। हाँ ठीक है। और एनडी से मतलब नॉर्मल डिलीवरी, हम्म। जो तो जिसमें तो 72 घंटे के अंदर हम मतलब 24 घंटे के अंदर ही पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाती है। जैसे एलएससीएस जो होता है हम्म। उसमें भी जैसे कोई रिस्क वाला होता है उसको तो आईसीयू भेजा जाता है, जैसे हाइपरटेंसिव है या कोई वो एनीमिक है, कोई भी दिक्कत है बच्चे के या माँ के, तो फिर उसको तो आईसीयू शिफ्ट किया जाता है। और या नॉर्मल है सही है और एलएससीएस ही हुआ है, बच्चा भी सही है मदर भी सही है, तो उसको फिर नॉर्मल वार्ड जो ओके, पोस्ट समझ गए। ऑपरेटिव वार्ड है उसमें शिफ्ट किया जाता है। डिलीवरी होने के बाद जनरल वार्ड में आ गया बच्चा हाँ और उसकी माँ, उसके बाद उसकी क्या देख रेख होती है। उसकी देख रेख जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो पेशेंट के कोई दिक्कत नहीं है, वो हाँ। थोड़ा बैठ भी सकता है, थोड़ा चल फिर भी सकता है, तो बच्चे को तुरंत उसके बाद में हम पेशेंट को शिफ्ट करा के थोड़ा सेटल हो जाता है, तो हम बच्चे को फीड कराने के लिए बताते हैं कितने टाइम के बाद। 1 घंटे के बाद में। 1 घंटे के बाद हाँ बच्चे को फीडिंग जरूरी हाँ होती है। बहुत ज़रूरी है ये, या पेशेंट कराने में समर्थ है हम्म। या उसका साथ वाला है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं कि इस तरह से फीड कराओ, लेकिन वो 1 घंटे के दौरान बच्चे को फीड कराना बहुत ज़रूरी है। जो 1 घंटे के दौरान जो दूध आता है माँ के वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको हमारी भाषा में कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो अच्छा, गाढ़ा दूध होता है और येलोइश कलर में होता है, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ ऐसे केस भी आते होंगे कि जिन मदर्स को दूध नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए क्या होता है फिर। जैसे मतलब हाँ उनके लिए हमारे लिए मिल्क बैंक है। अच्छा, हाँ हॉस्पिटल में जी मिल्क बैंक। मिल्क बैंक है, तो वहाँ से दूध का अरेंजमेंट किया जाता तो मिल्क बैंक में तो वो दूध को प्रिक्योरमेंट है। जैसे करके कई रखते लेडीज होंगे, हैं उनके एक्स्ट्रा दूध रहता है, जिनके बच्चे तो वो नहीं डोनेट रहते हैं तो कर। वो डोनेट करते हैं, वैसा भी मिल्क बैंक अच्छा, है। ठीक है। फिर जनरल डिलीवरी हुई, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, हाँ जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई, हाँ और एक उसको ट्रीटमेंट मिल गया। हाँ फिर उसकी डिस्चार्ज कब होता है उसका। डिस्चार्ज जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाला होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के डिलीवरी वालों को जननी सुरक्षा योजना का लाभ देने के लिए। जननी सुरक्षा योजना, हाँ ये एक टर्म है जो हाँ
जो गर्भवती महिला होती है उसका कार्ड बनता है और वो अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स उसको हाँ, फैसिलिटीज़ देते अदर हैं। स्टेट का नहीं है अपने यहाँ, हाँ, अपने स्टेट वालों को दिया राजस्थान जाता है, की बात कर जो रहे हैं। राजस्थान में है। हुँ, जैसे कई यूपी से आते हैं उनको नहीं दिया जाता, अदर नॉर्मल वाले को 24 घंटे अच्छा 24 घंटे में उसकी छुट्टी बिल्कुल, कर दी छुट्टी कर दी जाती है। दी जाती है नॉर्मल वाले को। जननी सुरक्षा योजना के लिए भी फिर उनसे हम डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। जननी सुरक्षा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं उसको? उसके अंदर हम उनको जैसे 5 किलो घी हाँ, और 1400 रुपये 5 लीटर देसी घी 5 लीटर देसी घी उनको मिलता है जो बीपीएल में होते हैं। बीपीएल ये हाँ, एक लेयर है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको हाँ, उनको 5 5 लीटर केजी घी और 1400 रुपये हाँ, 1400 रुपये और आने-जाने का किराया। और उसके घर तक उसको एम्बुलेंस के द्वारा या वो अगर प्राइवेट वाहन से जाना चाहें तो हाँ, उसका रेंट भी उसको दिया जाता है। हाँ, उसका रेंट भी उसको दिया जाता है और जैसे नॉर्मल है उसको 1400 रुपये अच्छा, जो बीपीएल से ऊपर है कैटेगरी में उसको 5 लीटर घी नहीं ओनली हाँ, 1400 रुपये मिलते हैं, हाँ, वो उसको तो सबको मिलते हैं। किराया भी मिलता है उसको? हाँ, नहीं उसका यदि किराए का वो है लेके आते हैं प्रूफ लेके आते हैं तो मिलता है। अच्छा वैसे उसको वैसे नहीं नहीं मिलता, मिलता, वैसे नहीं ओके। मिलता। तो किराए का क्या प्रूफ चाहिए होता है? किराए के लिए प्रूफ गाड़ी की जो होती है वो अपने जो लेके आते हैं उनकी आईडी चाहिए। अच्छा, जो किराए करके जो किसके गाड़ी ले नाम है उसका वो पूरा ओके, मतलब मान डॉक्यूमेंट्स लीजिए वो हाँ, प्राइवेट गाड़ी किराए करके लाया तो उसकी हाँ, ड्राइवर की और उस गाड़ी के कागज़ात चाहिए। कागज़ात की कॉपी वहाँ जमा कराई जाती ओके, है। ठीक है, ये तो हो गई जनरल डिलीवरी की बात हाँ, और इंटेंसिव या जो आईसीयू में रेफ़र होती हैं हाँ, हाँ, या इमरजेंसी में बहुत कोई क्रिटिकल केस है, उसकी हाँ, अपन कभी बाद में बात करेंगे। अब हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ड्यूरिंग इस दौरान आपको स्टाफ को हुँ। क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अच्छा, जो डिलीवरी सिज़ेरियन होके जब हमारे वार्ड में आ जाती है नॉर्मल डिलीवरी होके आपके वार्ड में आ गई अच्छा, और उसके साथ में आईसीयू से शिफ्ट होके भी आपके वार्ड में है कुछ हाँ, हाँ, पेशेंट, आ तो जाते हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि मिक्स पेशेंट है वहाँ पे। हाँ, पहले वो कोई आईसीयू में रही थी, वो आ गई, हाँ, अब जनरल में है और एक नॉर्मल डिलीवरी वाली भी जनरल में आ गई हुँ, और कुछ और भी पेशेंट ऐसे हैं कि एक मिक्स हो गए वहाँ पे। हाँ, मिक्स हो गए। तो अब आप उनको जब ट्रीटमेंट देते हैं, हाँ, तो दौरान ट्रीटमेंट आपको क्या-क्या प्रॉब्लम होती है? दौरान ट्रीटमेंट हमें ये प्रॉब्लम वैसे तो डॉक्टर एनी टाइम रहते हैं, कमी होती है, लेकिन कई बार जैसे आईसीयू से पेशेंट आता है, हुँ, जैसे वो पेशेंट आईसीयू में क्यों था, जैसे हाइपरटेंसिव वाला था उसको या कॉम्प्लिकेंसी क्या थी? हाँ, कॉम्प्लिकेट तो केस ये था। चीज़ आप तो डिस्क्रिप्शन में देख कर के वो देख के करते हैं लेकिन कई बार उनके दोबारा भी हो सकते हैं वो चांस। अच्छा तो फिर उनका हमें रेगुलर वापस डॉक्टर को रेफ़र करते हाँ, हो आप? डॉक्टर को हमें फ़ोन करके तुरंत इमरजेंसी में बुलाया जाता है, फिर उनका पूरा चेकअप होता है। यदि उनके कुछ पाया गया दोबारा यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत वापस आईसीयू शिफ्ट किया जाता है। ओके, ओके। हाँ, तो वैसे हम नॉर्मल ट्रीटमेंट सबका हो जाता नॉर्मल है। ट्रीटमेंट। वो डॉक्टर एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर हम सारा कर देते हैं। अब एक ये चीज़ और बता दीजिए कि जो पेशेंट आती हैं आपके यहाँ पे, उनके जो अटेंडेंट भी आते हैं साथ में, हुँ। उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो इस तरह से बिहेव करें ताकि आप स्मूथली काम को कर सकें? वैसे हम अटेंडर से तो कम ही उम्मीद रखते हैं, हमें थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन कई लोग तो अटेंडर समझदार होते हैं जो जैसे पेशेंट को भई आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, तो कई लोग तो हाँ, उसका क्योंकि पूरा उस ख़्याल केस में रखते हैं। इन्फेक्शन का बच्चे बहुत का ज़्यादा हाँ, खतरा रहता है। क्या है कि कई लोग कहना नहीं मानते, कपड़े भी चेंज नहीं कराते हैं मरीज़ को और बच्चे को भी दूध पिलाने में भी थोड़ी वो लापरवाही सी करते हैं, तो हमें उनमें थोड़ा समझाने में दिक्कत आती है, लेकिन हम हैंडल कर लेते ओके, हैं। हुँ। ठीक है। तो आपको अटेंडेंस से जो साथ आने वाले हैं उनसे मतलब हेल्प की तो उम्मीद नहीं होती नहीं, नहीं, है नहीं, बिल्कुल हम ये मान के चलते हैं हमें कोई कि वो हमारे आपको साथ डिस्टर्ब ना करें तो डिस्टर्ब आप ना वही करें। हेल्प है। हाँ, वही हेल्प है हमारी। ओके, हाँ। ठीक है। तो कोई नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद हुँ, हमें एक किस्सा सुनाइए कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है, वार्ड में शिफ्ट होती है लेकिन वो हुँ, केस बिगड़ जाता है बाद में। हुँ, हुँ। ऐसा कोई अगर आपके कार्यकाल में कोई है मेरे ऐसा? बहुत हुआ है, एक हाँ, बार हुआ था जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी वार्ड में ड्यूटी थी, हुँ, तो पेशेंट बार-बार दर्द की शिकायत कर रही थी। हुँ, तो मैंने सोचा ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, मैंने उसको दवाई दे दी, 2-3 बार वो बोली नहीं मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। हुँ,
फिर मैंने इतना मतलब बार-बार ये चीज़ हुई तो फिर हमें भी शक होता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि सिस्टर जी इसके स्टेज में प्रॉब्लम है, उसमें उसको तुरंत शिफ्ट कराया गया। तो वो सीज़ेरियन था? दोबारा खुल के नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल था। दोबारा उसका टाँका जो एपी लगाते हैं उसमें कई बार वो ढंग से नहीं लगती है तो पेशेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। क्योंकि इमरजेंसी में आते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, वैसे होता नहीं है लेकिन कई केसों में हो जाता है। फिर उसको तुरंत लेबर रूम शिफ्ट किया गया, दोबारा से उसकी एपी लगाई। ये कई बार ये केस भी होते हैं। ठीक है। हुँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें हुँ, बहुत अच्छी जानकारी दी और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मेरा ऑब्जेक्टिव जो मैंने पहले बताया वो ये है कि अगर आपको इमर्जिंग हिंदी सीखनी है तो आप हमारी इस पॉडकास्ट के साथ हमसे जुड़ सकते हैं और मैं आगे भी इस तरह की पॉडकास्ट डिफरेंट डिफरेंट विषय में लोकल हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके साथ मैं बातचीत करूँगा और वो बातचीत हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। इस पॉडकास्ट में आपको अगर कोई शब्द ऐसा लगा हो जो आपको नहीं आता या उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप कमेंट करके वो हमसे पूछ भी सकते हैं। मैं उसका आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है हम अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी तब के नए लिए पर्सन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।